जय हिंद आप सभी को। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। ये जो सर स्टार्ट किए थे 1 जुलाई से जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं 100 क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस सेट, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। इसके पहले का हम 9 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। देखिए ये टेस्ट नंबर 10 है। इसका टेस्ट हुआ था 12/7/2024 को टेस्ट हुआ था। इसी का पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। बाकी जो नहीं देखें पिछले प्रैक्टिस सेट तो सारा इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 9 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, तो आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। इसका 9 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ हम डाल चुके हैं और बिहार पुलिस का भी सारा प्रैक्टिस सेट जितना भी करवा रहे हैं ज्ञान बिंदु का और जो भी प्लेटफॉर्म का हो गया, यूथ का हो गया, सारा हम पीडीएफ उस पर डाल दे रहे हैं। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है ना क्लास को पहले शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पूरा क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। आप क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको जो है ना क्वेश्चन सारा याद होगा। आप अगर पूरा क्वेश्चन को देखते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन जो एक बार में याद हो जाएगा। बशर्ते आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा तभी याद होगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कंप्लीट करते हैं। इसका 12/7/2024 को टेस्ट हुआ था। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ये टेस्ट बिहार पुलिस के लिए फ़ायदेमंद होगा। सभी एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। जितने भी एग्जाम होने वाला, बीपीएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, बिहार पुलिस हो गया, सभी एग्जाम में जो है ना एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित होगा जितने भी इसका में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है ना सर जो है बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सेट करता है। आपको हर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस टेस्ट में। तो सभी लोग टेस्ट को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। जितने भी टेस्ट करवाएंगे आपको सारा का पीडीएफ दिया जाएगा और सारा का क्लास रेगुलर बेसिस पे आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, आप लोग आंसर जरूर दिए। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि बेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखी, बताइए। कर रहा है बेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है। तो ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर के नारायण। क्या आर के नारायण ने लिखा है। तो बेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखी है, तो आर के नारायण ने लिखा है। कौन लिखा है, आर के नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 2 पे है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, बताइए। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1995 हुआ। कब हुआ, 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुआ। और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, मुख्यालय बोलेगा तो जिनेवा में, याद रखिए जिनेवा में। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाते हैं। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाते हैं। 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, बताइए। कह रहा है कि नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कहाँ होता है, ए, विरसन में होता है। कहाँ होता है, विरसन में। तो कह रहा है कि नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो विरसन में होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है, बताइए। कह रहा है कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कवक में संचित भोजन जो रहता है ना किस रूप में रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है, बताइए। नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैथलेहम में स्थित है। कहाँ है, बैथलेहम में। तो नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है, बैथलेहम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कह रहा है कि अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्जा भनोत पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है, निर्जा भनोत पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर सागर पुलिन बीच के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर सागर पुलिन बीच के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो गोवा है। क्या है, गोवा, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फुटबॉल का खेल जो है ना किस रूप में जाना जाता है, बताइए। कह रहा है फुटबॉल के जो खेल है ना उसको किस रूप में भी जाना जाता है। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, सॉकर के रूप में। तो फुटबॉल का खेल जो है सॉकर के रूप में भी जानते हैं, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है, क्या है, बताइए। कह रहा है कि किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक क्या है। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो ए, वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों होगा। क्या होगा, वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों होगा।
तो कह रहा है किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाने की आवश्यक क्या है, तो वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों है। अब वही क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, किसका होता है। कह रहा है कि विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है, किसका होता है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गिरने के समय के वर्ग का क्या होता है, समानुपाती होता है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, तो गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर अथवा किसी भी क्षैतिज तल के सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में, कह रहा है कि द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर अथवा किसी भी क्षैतिज तल के सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में होता है, कैसा होता है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमतापूर्वक तथा लाभकारी रूप से निष्कासित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। कह रहा है कि वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमतापूर्वक तथा लाभकारी रूप से निष्कासित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऐश कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐश कहते हैं, याद रखिएगा। आई क्वेश्चन 14 पे कह रहा है कि एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, बताइए। कह रहा है कि एंथ्रासाइट कोयला में जो कार्बन की मात्रा होती है कितने परसेंट होती है। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 85% से क्या होता है, अधिक होता है। तो कह रहा है कि एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की जो मात्रा होती है कितने परसेंट होती है, तो 85% से अधिक होता है। आई क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कंस मेले का आयोजन किया जाता है, बताइए कहाँ किया जाता है। कह रहा है कि कंस मेले का आयोजन किया जाता है कहाँ। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा में। कहाँ है, मथुरा में आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। आई क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारा गया था, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारा गया था। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल सिंह भिंगडरवाले, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान कौन मारा गया था। तो जनरल सिंह भिंगडरवाले हैं, याद रखिए। आई क्वेश्चन 17 पे कह रहा है कि डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई, बताइए। कह रहा है कि डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1972 को हुआ। कब हुआ, 15 अगस्त 1972 को, याद रखिएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में जो पिन कोड प्रणाली का जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1972 को हुआ था। आगे इसमें कह रहा है इसमें कौन जो है ना युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा ना 18 का क्या होगा, तो बताइए आप लोग कमेंट कीजिए इसमें कौन सा गलत है। तो 18 का जो है ना ऑप्शन नंबर डी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है ना माउंट वेसुवियस, ये गलत है। बताइए सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, बताइए। तो इसका सही उत्तर जो है ना इसका माउंट वेसुवियस नहीं होगा, क्या होगा, तो ओजस डे सलाडो होगा। क्या होगा, ओजोस डेल सलाडो होगा। सबसे ऊंचा बोलेगा तो ओजस डेल सलाडो, याद रखिएगा। क्या होगा, ओजस डेल सलाडो होगा। तो कह रहा है कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओजस डेल सलाडो है। ये जो है अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे स्थित है, याद रखिएगा। और इसमें सही क्या है, सबसे गहरी झील बोलेगा तो बैकाल झील है, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा द्वीप बोलेगा तो ग्रीनलैंड, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा नदी द्वीप बोलेगा तो माजुली जो असम में है, ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। तो ये जो है ना यहाँ पे डी नंबर क्या है, गलत है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी बोलेगा तो ओजस डे सलाडो होगा, जो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे स्थित है। इसमें सही क्या था, सबसे गहरी झील बोलेगा तो बैकाल, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी द्वीप बोलेगा तो ग्रीनलैंड, बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप बोलेगा तो माजुली असम में, बिल्कुल सही। ए बी सी सही था, लेकिन यहाँ पे माउंट वेसुवियस नहीं होगा, ओजस डे सलाडो होगा, याद रखिएगा। आई क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जा सकता है, बताइए। कह रहा है किसे निम्नलिखित में से किसे आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जा सकता है। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, हेबरमास। क्या है, हेबरमास को कहा जाता है, हेबरमास को, याद रखिएगा। आई क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अलेक्जेंडर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक प्रकातवाद से संबंधित समस्या नहीं है जिससे नव प्रकातवाद को निपटने की आवश्यकता है, बताइए। कह रहा है कि अलेक्जेंडर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक पर्यायवाद से संबंधित समस्या नहीं है जिससे नव पर्यायवाद को निपटने की आवश्यकता है। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी होगा, बहुआयामवाद। क्या है, बहुआयामवाद होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि हॉट मेल जो है ना किस वर्ष में शुरू किया गया था, बताइए।
हॉट मेल जो है ना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1996 में जो है हॉट मेल का शुरुआत हुआ था। तो हॉट मेल की शुरुआत कब हुआ था? 1996 में हॉट मेल की शुरुआत हुआ था। आई क्वेश्चन नंबर 22 पे ये कह रहा है कि डैश कुकीज़ और आपको ट्रैक करती है, कुकीज़ और आपको ट्रैक करती है और नहीं आपकी प्राइवेसी को उजागर करती है, कौन सी बताइए? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी जो है ना कुकीज़ आपको ट्रैक करती है, तो कह रहा है कि थर्ड पार्टी जो है कुकीज़ आपको ट्रैक करती है और आपकी प्राइवेसी को क्या करता है? उजागर करता है। आई क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का, कह रहा है अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या है? रोबोट का नाम क्या है बताइए? रोबोट का नाम क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 23 का ऑप्शन नंबर होगा बी, ऑप्टिमस है। क्या है? ऑप्टिमस, याद रखिएगा। आई क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इनमें से कौन सी सूर्य की परावैंगनी किरण पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती? बताइए क्या होगा? कह रहा है कि इनमें से कौन सी सूर्य की परावैंगनी किरण पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रावायलेट सी। क्या है? यूवी सी होगा। क्या है? यूवी सी, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 25 पे ये करा हेलेंस्की सम्मेलन 1974 का संबंध किससे है? और याद रखिएगा ना कि हेलेंस्की सम्मेलन कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में हुआ था। इसका संबंध किससे था? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा से था। किससे था? समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा से। कौन सा सम्मेलन था? हेलेंस्की सम्मेलन था। ये कब हुआ था? 1974 में हुआ था, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है? बताइए। कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम को छाता विधान के नाम से भी जानते हैं? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आइए क्वेश्चन 27 पे कह रहा है कि नृत्य शैली, कह रहा है कि नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताइए। कह रहा है कि नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। किस कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पंडित भवानी शंकर एक क्या है? बताइए। पंडित भवानी शंकर एक क्या है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पखावज है। पखावज वादक है। तो पंडित भवानी शंकर एक क्या है? पखावज वादक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन रहेगा 29 पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में जो है ना, जिनका भी बिहार से एग्जाम है ना, हर सेट को जितने भी चैनल पे क्लास आता है ना, सभी सेट को अच्छे से देखा कीजिए। आपको डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं किस प्रकार क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। अगर 5 भी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है तो आपको कितना उसमें जो है ना रिजल्ट देने में योगदान देता है। तो हर प्रैक्टिस सेट को ना अच्छे से देखेंगे, बारीकी से देखा कीजिए। अगर ध्यानपूर्वक देखिएगा आपको एक बार में क्वेश्चन सारा याद हो जाएगा। बाकी सारा का जो है ना प्रैक्टिस सेट का PDF हम सारा का डाल दे रहे हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से भी प्रैक्टिस सेट जो है ना रिवीजन कर सकते हैं। बाकी क्लास से देखिएगा ज़्यादा रिवीजन होगा, क्योंकि यहाँ पे सुनिएगा, देखिएगा, यहाँ पे माइंड ज़्यादा कंसंट्रेट मतलब जो है ना एक तरह से डेवलप होगा। इससे यहाँ पे ज़्यादा जो है ना याद होने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो बस एक आपको पता है ना कि एक क्वेश्चन को हम बार बार 102 बार रिपीट करते हैं। बस ध्यानपूर्वक देखिए, आपका हर क्वेश्चन वो याद होगा, बशर्ते आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तभी याद होगा। क्वेश्चन 29 का आ रहा है कि प्रोजेक्ट लून संबंधित है किससे? बताइए। प्रोजेक्ट लून जो संबंधित है किससे है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। किससे? बेतार संचार प्रौद्योगिकी से है। तो कह रहा है कि प्रोजेक्ट लून जो है ना किससे संबंधित है? बेतार संचार प्रौद्योगिकी से है। आई क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है कि लगभग कितना केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि लगभग कितना केल्विन पर जो है ना जल का जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 277 है। क्या है? 277 याद रखिएगा। 277। आगे कह रहा है क्वेश्चन 31 कह रहा है कि किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? बताइए। किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिमाण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं, याद रखिएगा। आई क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पे कार्य हो रहा हो वो क्या होता है? बताइए। कह रहा है यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पे कार्य हो रहा है तो क्या होगा? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्या होती है? उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि प्रत्यास्था गुणांक की एसआई इकाई क्या है? बताइए। प्रत्यास्था गुणांक की एसआई क्या है? एसआई इकाई क्या है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पास्कल है। क्या है? पास्कल, याद रखिएगा। कि कह रहा है कि प्रत्यास्था गुणांक की एसआई इकाई क्या है? तो पास्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि कैथोड किरणें किसकी जो है ना कि किरण पुंज होती है? बताइए। कैथोड किरणें किसकी किरण पुंज होती है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन का होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो कैथोड किरणें जो होता है इलेक्ट्रॉन का किरण पुंज होती है। कैथोड किरणें जो होता है इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज होती है। क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी संप्रेरता उच्च होती है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी संप्रेरता उच्च होती है?
तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैस का होता है। किसका होता है? गैस का होता है। आगे करा NPK, NPK एक क्या है बताइए? NPK एक क्या है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए उपयोग किया गया जाने वाला उर्वरक है। एन मतलब होता है नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस, के मतलब क्या होता है? पोटेशियम। याद रखिए NPK। इसका जो है ना NPK क्या है? तो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उर्वरक है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा, कह रहा है कौन सा थैलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना थैलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्केंसिया नहीं है। तो यहाँ पे स्पायरोगायरा है। ये थैलोफाइटा का उदाहरण क्या है? स्पायरोगायरा है, लेकिन मार्केंसिया नहीं। इधर आइए। और क्या है? तो चारा है और क्लेडोफोरा है। ये सभी क्या है? थैलोफाइटा का उदाहरण है, चारा, क्लेडोफोरा। याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 38 पे कह रहा है कि जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्र जीव है बताइए। कह रहा है कि जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इकानोडर्मेटा। क्या है? इकानोडर्मेटा। आगे इसमें है सुमिलित कीजिए। सूची 1 दिया हुआ है, उसमें पौधे की संरचना दिया हुआ है, और सूची 2 में क्या है? उसका कार्य दिया हुआ है। कौन सा पौधे की संरचना का कार्य क्या है? तो इसका जो है आंसर होगा 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? 39 का ऑप्शन नंबर ए होगा। तो यहाँ पे रंध्र का जो पौधे की संरचना होती है, इसका काम क्या होता है? तो बाष्पोत्सर्जन करना। क्या है? बाष्पोत्सर्जन करना, याद रखिएगा। और जाइलम का क्या है? तो जाइलम का बोलेगा तो क्या होगा? जाइलम का हो जाएगा जल का परिवहन करना। क्या है? जल का परिवहन कार्य होता है। और जड़ों के रोम बोलेगा तो क्या होगा? जड़ों के रोम बोलेगा तो जलावशोषण होगा। क्या होगा? जलावशोषण। अब फ्लोएम का क्या होगा? तो फ्लोएम का बोले तो फ्लोएम का होगा भोजन का परिवहन। क्या है? भोजन का परिवहन। तो रंध्र का बोलेगा तो बाष्पोत्सर्जन, जाइलम का बोलेगा तो जल का परिवहन, जड़ों के रोम बोलेगा तो जलावशोषण, और फ्लोएम बोलेगा तो भोजन का परिवहन होगा। इसका राइट आंसर 2, 4, 1, 3 है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है एंथ्रैक्स के टीके की खोज किसने की बताइए। एंथ्रैक्स के टीके की खोज किसने किया? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है 40 का? तो ऑप्शन नंबर ए है, लुई पास्चर है। कौन है? लुई पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पे आइए कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया बताइए। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? 41 का ऑप्शन नंबर सी है, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है कि सेडोवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था बताइए। सेडोवा का जो युद्ध हुआ था किनके मध्य हुआ था? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। तो सेडोवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि सेडोवा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 1870 में हुआ था। याद रखिएगा। अगर पूछ देगा कि सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1870 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। तो सेडोवा का युद्ध हुआ था 1870 में, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि यूरोपीय वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा बताइए। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरबों से। किससे? अरबों से। तो यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा? तो अरबों से सीखा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय संवर्धित सूची में नहीं है बताइए। इसमें कह रहा है कि कौन सा विषय जो है ना संवर्धित सूची में नहीं है। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉटरी जो है समर्थित सूची में नहीं है, लेकिन शिक्षा समर्थित सूची का है, विद्युत समर्थित सूची का है, अब वन जो है क्या है? समर्थित सूची का। याद रखिएगा। और लॉटरी की बात करें, लॉटरी जो है ना ये राज सूची का विषय है। किसका है? तो राज सूची का विषय। याद रखिएगा। ये क्या है? तो राज सूची का विषय है। याद रखिएगा। तो कह रहा था इसमें कि कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है। तो लॉटरी नहीं है, लॉटरी जो है राज सूची का है, लेकिन वन, शिक्षा और विद्युत क्या है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि लक्ष्मी मल सिंधवी समिति किससे संबंधित है बताइए। कह रहा है कि लक्ष्मी मल सिंधवी समिति किससे संबंधित है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोहरी न्यायिकता से। किससे? दोहरी न्यायिकता से है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे बताइए। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वी नरहरि राव थे। कौन थे? वीर नरहरि राव। तो कह रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। प्रथम जब क्वेश्चन आए ना तो बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, VVI पॉइंट है वो क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? वीर नरहरि राव थे। याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है बताइए। क्या होगा? कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253 है। कितना? अनुच्छेद 253 है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है कि शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल पद कह रहा है कि शैडो कैबिनेट छाया मंत्रिमंडल पद तीन में से किन देशों में कार्यरत है?
तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड। तो कह रहा है कि शैडो कैबिनेट छाया मंत्रिमंडल पद थी निम्न में से किन देशों में कार्यरत है? ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है कि एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? कह रहा है एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदीपीय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे, क्वेश्चन 50 कह रहा है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है? बताइए। कह रहा है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या कहलाती है? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोकन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोकन कहलाता है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 51 पे आए। क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अन्नपूर्णा नहीं है। अन्नपूर्णा नहीं है, लेकिन नंदा देवी भारत में है, कामेट भारत में, नामचा बरुआ कहाँ है? तो भारत में, याद रखिएगा। बताइए आप लोग कि अन्नपूर्णा जो है ना कि कहाँ स्थित है? बताइए। तो याद रखिएगा ना, ये नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। आप याद रखिएगा कहाँ है? नेपाल में। ये जो है ना अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ है? तो उत्तर मध्य नेपाल में हिमालय की एक पर्वतमाला है। उत्तर मध्य नेपाल में हिमालय की क्या है? एक पर्वतमाला है। तो कह रहा था कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? तो अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी भारत में है, कामेट भारत में है, नामचा बरुआ कहाँ है? तो भारत में है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 52 पे कह रहा है कि जब द्रविड मैग्मा ठंडा होकर मौसम ठोस हो जाता है, कह रहा है कि जब द्रविड मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने शैल को क्या कहते हैं? बताइए। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय शैल कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय शैल कहते हैं। तो कह रहा है कि जब द्रविड मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने शैल को क्या कहते हैं? आग्नेय शैल कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 53 पे, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 है। क्या है? तो सिंधु है और क्या है? तो सियोक है। क्या है? सियोक, सिंधु और सियोक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है? तो सिंधु और सियोक है, याद रखिएगा। आई क्वेश्चन नंबर 54 पे, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, क्या है? बताइए। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटसन है। क्या है? पटसन। सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है? तो पटसन है। आई क्वेश्चन नंबर 55 पे ये कह रहा है किस स्वतंत्रता सेनानी ने शिवाजी को शंकर का अवतार घोषित किया? बताइए। कह रहा है किस स्वतंत्रता सेनानी ने शिवाजी को शंकर का अवतार घोषित किया? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक को। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। तो कह रहा है किस स्वतंत्रता सेनानी ने शिवाजी को शंकर का अवतार घोषित किया? तो बाल गंगाधर तिलक थे। क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है कि सती प्रथा का पहला प्रमाण किस काल में से मिलता है? बताइए। सती प्रथा का जो पहला प्रमाण है किस काल से मिलता है? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल से। क्या होगा? गुप्त काल से, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 57 पे आइए, कह रहा है कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन शामिल नहीं था? बताइए। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन शामिल नहीं था? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यौधेय। क्या है? यौधेय, याद रखिएगा। यौधेय शामिल नहीं था, लेकिन शाक शामिल था, लिच्छवी शामिल था। ये दोनों क्या था? शामिल था। आगे क्वेश्चन 58 पे आइए, कह रहा है कि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नाम के दो संस्कृत कवि किसके दरबार में रहते थे? बताइए। कह रहा है कि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र नामक के दो संस्कृत कवि किसके दरबार में रहते थे? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहाँ। क्या है? शाहजहाँ, याद रखिएगा। शाहजहाँ के दरबार में रहते थे। आइए क्वेश्चन 59 पे कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से कब समाप्त हुआ था? बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से कब समाप्त हुआ था? तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 अप्रैल 1934 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ था पूरी तरह से। आइए कह रहा है कि किसका मिलान जो है ना गलत है? किसका मिलान गलत है? तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है ना राज्यसभा में प्रतिनिधित्व 5वीं सूची में ये गलत है। इसमें सही क्या है? पदाधिकारियों का वेतन द्वितीय सूची में बिल्कुल सही है, और केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा बोलेगा तो 7वीं सूची में बिल्कुल सही है। तो पदाधिकारियों का वेतन दूसरी सूची में है, और केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा बोलेगा तो 7वीं सूची में है। चलिए आप लोग बताइए कि राज्यसभा में प्रतिनिधि का जो वर्णन है ना वो किस अनुसूची में? बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा ये 5वीं नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? चौथी होगा। क्या होगा? चौथी अनुसूची में, याद रखिएगा। कितना है? चौथी अनुसूची में, याद रखिएगा। तो पदाधिकारियों का वेतन दूसरी अनुसूची, राज्यसभा प्रतिनिधि का वर्णन चौथी अनुसूची, और केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा बोलेगा तो 7वीं अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। आई क्वेश्चन 61 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो ए है, जनता में। किसमें? जनता में निहित होती है। आइए क्वेश्चन 62 पे कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? बताइए।
करेक्ट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल से। क्या होगा? बंगाल से। आई क्वेश्चन नंबर 63 पे कार्य निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। क्या होगा? संविधान के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। 63 का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। आगे 64 पे कह रहा है अब तक कितनी बार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर दिया गया है? बताइए। कह रहा है कि अब तक कितनी बार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर दिया गया है? तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 बार। कितनी बार? 8 बार। आई क्वेश्चन नंबर 65 पे कह रहा है कि करदांग मठ जो है ना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। करदांग मठ जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इधर आइए, इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ करदांग मठ बोलेगा तो किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 66 पे कह रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल पाइपलाइन का नाम क्या है? बताइए। कह रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन है। कह रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? तो नहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन है। आगे इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? इसमें खनिज दिया हुआ है और क्षेत्र दिया हुआ है। इसका जो बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? तो सोना जो है खनिज, ये कोलार क्षेत्र में है, बिल्कुल सही है। और कोयला बोलेगा तो झरिया में, बिल्कुल सही है। और लॉयस्क बोलेगा तो गुंटूर, ये जो है ना ये गलत है। क्या हो? ये गलत है। और हीरा बोलेगा तो पन्ना, बिल्कुल सही है। बताइएगा लॉयस्क कहाँ होगा? तो सोना तो कोलार बिल्कुल सही था, कोयला झरिया सही था, और हीरा बोलेगा तो पन्ना, बिल्कुल सही है। और लॉयस्क का क्या होगा? बताइए लॉयस्क क्या होगा? यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा ना कि गुंटूर जो है ये कहाँ है? गुंटूर बताइए आप लोग कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये जो है ना मिर्च पाउडर के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? मिर्च पाउडर के लिए जो है ना इसको क्या करता है? निर्यात करता है दूसरे देशों में, ठीक है, याद रखिएगा। और लॉयस्क बोलेगा तो ऐसे जो है ना, लॉयस्क का बात करें तो लॉयस्क बोलेगा तो बहुत जगह है ना, उड़ीसा में है और बहुत सारे जगह में फेमस है। तो याद रखिएगा इसका जो है सोना कोलार हो जाएगा, कोयला झरिया हो जाएगा। और लॉयस्क का बोलेगा तो यहाँ पे तो गुंटूर नहीं होगा। गुंटूर किसके लिए? तो आंध्र प्रदेश में है। ये है मिर्च पाउडर के लिए प्रसिद्ध है। हीरा बोलेगा तो पन्ना के लिए है, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि दिए गए कथनों में कौन सही कथन का चयन करें? बताइए। कह रहे दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करें। तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही है। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र जो है ना उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। और आगे इसमें जो है ना, इसमें गलत क्या है? देखिए इसमें गलत क्या था ना, तो गुजरात कच्छ ताप विद्युत केंद्र के मध्य प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल गलत है। क्या है? गलत है। गुजरात कच्छ ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल गलत है। और कुंडनकुलम तमिलनाडु विद्युत केंद्र बोलेगा तो केरल नहीं होगा। यहाँ पे कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में होगा। और तालचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश नहीं होगा। कहाँ होगा? ये उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में, याद रखिएगा, उड़ीसा में स्थित है। ये तालचर जो सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है ना, उड़ीसा आंध्र प्रदेश नहीं होगा, उड़ीसा में स्थित है। और नगौरा परमाणु विद्युत केंद्र बोलेगा यूपी में स्थित है, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन 69 पे। ये क्वेश्चन 69 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 50% से अधिक क्षेत्र झूम के अंतर्गत शामिल है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 50% से अधिक क्षेत्र जो है झूम के अंतर्गत शामिल है? तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर है। क्या है? मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 70 पे कह रहा है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरावली के पश्चिमी ढाल के वाखंड क्षेत्र पश्चिमी हरियाणा पश्चिमी पंजाब की जलवायु का संकेतक क्या है? बताइए। कह रहा है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरावली के पश्चिमी ढाल के वाखंड क्षेत्र पश्चिमी हरियाणा पश्चिमी पंजाब की जलवायु का संकेतक क्या है? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? BSHW है। क्या है? BSHW है। आइए क्वेश्चन 71 पे कह रहा है कि नुब्रा और हुंजा नदियों किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? बताइए। नुब्रा और हुंजा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु का है। किसका है? सिंधु का है। तो नुब्रा और हुंजा नदियाँ जो है सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। आगे 72 पे कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? बताइए। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो डी, चेन्नई में स्थित है। तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो है ना, ये चेन्नई शहर में स्थित है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 73 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से जैन ग्रंथों में से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है किस में? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित जैन ग्रंथों में से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख किस में मिलता है? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
परिशिष्ट पर्वन में मिलता है। किस में मिलता है? परिशिष्ट पर्वन में मिलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 74 पे कह रहा है कि चंदेल वंश की स्थापना किसने किया था? बताइए, चंदेल वंश की स्थापना किसने किया था? तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ननुक ने किया था। क्या कौन किया था? ननुक, चंद्रवर्मन इसको बोलते हैं। क्या? चंद्रवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने एक और संस्कृत आलेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? बताइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने एक और संस्कृत आलेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, महमूद गजनवी। कौन है? महमूद गजनवी, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 76 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान ए इंसा शाही सचिवालय विभाग का प्रमुख था? बताइए क्या होगा? कह रहा है कि कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान ए इंसा शाही सचिवालय विभाग का प्रमुख था? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दबीर ए खास। क्या है? दबीर ए खास। क्वेश्चन नंबर 77 पे कह रहा है काकोरी संयंत्र कांड का प्रमुख अभियुक्त कौन था? बताइए, काकोरी संयंत्र कांड का प्रमुख अभियुक्त कौन था? तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामप्रसाद बिस्मिल। कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल, याद रखिएगा। आगे 78 पे है, 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है किस में? कह रहा है कि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है किस में? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए। तो कह रहा है कि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 79 पे, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि ठगों के दमन, कह रहा है कि ठगों के दमन निम्नलिखित में से कौन संबंध था? बताइए, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन सलीमैन। कौन है? कैप्टन सलीमैन, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 80 पे, इसमें सूची 1 दिया हुआ, सूची 2 दिया हुआ। इसमें कह रहा है कि मिलाना है। तो इसका जो है देखिए 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए फ्रांसिस डे जो थे ना, फ्रांस के मद्रास के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। फ्रांसिस डे जो थे मद्रास के संस्थापक, बिल्कुल सही है। जॉब चौर्नक बोलेगा तो कलकत्ता के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। और गेराल्ड ऑर्नियर बोलेगा तो बम्बई के संस्थापक थे। तो मद्रास का संस्थापक बोलेगा तो फ्रांसिस डे, कलकत्ता के बोलेगा तो जॉब चौर्नक, और बम्बई का बोलेगा तो गेराल्ड ऑर्नियर, याद रखिएगा। आगे देखिए इसमें मिलान करना है। इसमें सूची 1 में संधि दिया हुआ है, सूची 2 में संधि कर्ता दिया हुआ है। तो इसका 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो ए होगा, 1 2 4 3। देखिए पुरंदर की संधि कब हुआ था? ये जो हुआ था पुरंदर की संधि करता हुआ जो थे, ये जो हुआ था पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुआ था। कब हुआ था? 22 जून 1665 को हुआ था। और संगोला की संधि बोलेगा तो ये हुआ था 1750 में। कब? 1750 में। और सूरत की संधि बोलेगा तो कब हुआ था? ये 7 मार्च 1775 को हुआ था। कब? 7 मार्च 1775 को हुआ था। और देवगांव की संधि बोलेगा तो कब हुआ था? ये 17 दिसंबर 1803 को हुआ था, याद रखिएगा। पुरंदर की संधि बोलेगा 22 जून 1665, संगोला की संधि बोलेगा 1750, और सूरत की संधि बोलेगा 7 मार्च 1775, और देवगांव की संधि बोलेगा तो 17 दिसंबर 1803। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 82 कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, बिल्कुल गलत है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, बिल्कुल सही। इसमें गलत है। इसमें सही क्या है कि सन 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया था, बिल्कुल सही है। और सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी, बिल्कुल सही है। और सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया। तो तीनों कथन क्या है? सही है, डी गलत था। आगे कह रहा है कि 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के बारे में कौन सा जोड़ा गलत है? कह रहा है कि फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के बारे में कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें प्रांत मतलब राज्य दिया हुआ है, प्रांतीय मतलब कौन प्रथम थे, इसके बारे में दिया हुआ है। तो 83 का जो राइट आंसर होगा इसमें कह रहा है कौन सा जोड़ा गलत है? तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 जो है ना गलत है। केवल उड़ीसा जो है, उड़ीसा से बीजी खड़े थे, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। मध्य प्रांत से बोलेगा तो जो है एनवी खड़े, बिल्कुल सही है, प्रथम थे। मद्रास से बोलेगा तो सिराज गोपालाचारी, बिल्कुल सही है। और असम से बोलेगा तो सादुल्लाह, बिल्कुल सही है। तो मध्य प्रांत से बोलेगा एनवी खड़े, मद्रास से बोलेगा तो ये मद्रास से जो है ना सिराज गोपालाचारी, बिल्कुल सही है। लेकिन उड़ीसा से जो है ना इसमें क्या है? गलत, ये गलत है। उड़ीसा से जो है बी जी खड़े, ये गलत है। आप लोग कमेंट में बताइएगा उड़ीसा से कौन थे, आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। उड़ीसा से जो है ना कौन थे? असम से बोलेगा सादुल्ला थे। ठीक है, हम कमेंट का इंतजार करेंगे आंसर का, आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन 84 पे आइए कह रहा है कि न्यायालय अवमान अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए, कह रहा है कि न्यायालय अवमान अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1971 में लागू किया गया था। कह रहा है कि न्यायालय अवमान अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1971 में लागू किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 85 पे ये कह रहा है कि ऊंचाई वाले स्थानों पर जी मचलना, एटीट्यूड सिकनेस किसके कारण होता है? बताइए,
कह रहा है ऊंचाई वाले स्थानों पर जी मचलना किसके कारण होता है? तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण ऑक्सीजन की कमी। तो कह रहा है ऊंचाई वाले स्थानों पर जी मचलना किसके कारण होता है? तो कम वायुमंडलीय दबाव के कारण ऑक्सीजन की कमी कारण होता है, याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन 86 कह रहा है कि एंटीज इजिप्टी मच्छर के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है, बताइए। कह रहा है एंटीज इजिप्टी मच्छर के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? इधर आइए। तो इसका राइट आंसर होगा 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होता है। क्या होता है? उपयुक्त सभी होता है। डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है और जीका भी होता है, तीनों बीमारी होता है। आइए क्वेश्चन 87 पे कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है? तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 340 है। क्या अनुच्छेद 340 है? नेक्स्ट क्वेश्चन 88 पे आइए। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ के कैदियों ने नंगी हड़ताल का आयोजन किया था, बताइए। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ के जो कैदी था वो नंगी हड़ताल का आयोजन किया था? तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छपरा का। क्या हो? छपरा का था। कहाँ? छपरा का, छपरा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 पे कह रहा है कि नालंदा में अवस्थित नालंदा महाविहार का पता किस पुरातत्वविद ने लगाया था, बताइए। कह रहा है कि नालंदा में अवस्थित नालंदा महाविहार का पता किस पुरातत्वविद ने लगाया था? तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनिंघम ने लगाया था। कौन लगाया था? कनिंघम ने। क्वेश्चन 90 पे यही कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा। यहाँ सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने दिया था, बताइए। कह रहा है 18वीं शताब्दी में बिहार सोरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा। यहाँ सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने दिया था? तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर ने दिया था। कौन दिया था? मीर जाफर ने दिया था। आइए क्वेश्चन 91 पे आइए। कह रहा है गया शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, बताइए। गया जो शहर है ना वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फल्गु नदी किनारे बसा हुआ है। गया जो शहर है ना वो फल्गु नदी किनारे बसा हुआ है। आगे है इसी पे फल्गु नदी पे जो है ना एक रबर डैम बनाया गया है, जो नीतीश कुमार उद्घाटन के बहुत पहले 2 साल हो रहा है। इसी पे जो है क्या है, सॉरी रबर डैम बनाया गया। रबर डैम फल्गु नदी पे कौन सा? तो रबर डैम बनाया गया है। आगे क्वेश्चन 92 पे कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 पुस्तक के लेखक कौन है? तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड मार्शल। कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 पे कह रहा है कि भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक किन्हें माना जाता है, बताइए। कह रहा है कि भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक किन्हें माना जाता है? तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीसी महालनोबिस को। किसको? पीसी महालनोबिस को। अब एक क्वेश्चन नंबर 94 पे ये कह रहा है अनवरत योजना के दौरान किस नीति का अनुसरण किया गया था, बताइए। कह रहा है कि अनवरत योजना के दौरान किस नीति का अनुसरण किया गया था? तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधीवादी। क्या है? गांधीवादी। क्वेश्चन नंबर 95 पे कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, बताइए। नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 में। क्या? 1982 में नाबार्ड का स्थापना हुआ था। और इन नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था 6ठी पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुआ था। और शिवरमन समिति की ये मतलब जो है इस पर सिफारिश पर स्थापना हुआ था, शिवरमन समिति पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 पे ये कह रहा है कि भारत में राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है, बताइए। भारत में जो है राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है? तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। 97 पे ये कह रहा है कि नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था, बताइए। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1951 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1951 में। आगे क्वेश्चन नंबर 98 पे कह रहा है कि मुद्रास्फीति कारण क्या होता है, बताइए। मुद्रास्फीति कारण क्या होता है? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है और रुपये की विनिमय की दर कमजोर हो जाती है। तो कह रहा है मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है और रुपये की विनिमय दर क्या होता है? कमजोर हो जाता है। ये सभी कारण है। आइए है क्वेश्चन नंबर 99 पे कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना? कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना? तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान। क्या है? भूटान। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना? तो भूटान। तो ये सेट नंबर था 10, सेट नंबर 10 कंप्लीट हो गया। आगे का सेट जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग क्लास को हर जगह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है आपकी क्लास लाया जाता है। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि हर क्लास को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको पता है ना कितना मेहनत से हम हर क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि आपका जो हर क्वेश्चन याद हो जाए। तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं तक, नेक्स्ट क्लास अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग को
जय हिंद।